हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा है विविध। विविध में इससे पहले वाले सेशन में 150 प्रश्नों को हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 151 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। देखिए, हम लोगों ने साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों को ऑलरेडी जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 151 में पूछा गया है कि जीव अंतःक्षेपक होता है। जीव अंतःक्षेपक होता है। सही जवाब है डी ऑप्शन, वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। जीव अंतःक्षेपक वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक होता है, जिसमें बिना किसी पीड़ा के दर्द के औषधियों को, दवाओं को शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। 152, रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सही जवाब है इन्फ्लुएंजा वायरस। क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। रॉबर्ट जी वेबस्टर न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1957 में जंतुओं और मनुष्यों में होने वाले इन्फ्लुएंजा के लिए एक ही प्रकार के वायरस के उत्तरदायी होने की बात की। उन्होंने इन्फ्लुएंजा पर 50 से भी अधिक वर्षों तक कार्य किया। इस अवधि में उन्होंने इन्फ्लुएंजा के वायरस H5N1 की पहचान की, उसे अलग किया तथा इसके टीके के विकास के लिए कई अनुसंधान कार्य किए। 153, जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की? याद रखिएगा, जीवाणु की खोज ल्यूवेन हुक ने की, यानी डी ऑप्शन। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की। 154, किस वैज्ञानिक ने या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? याद रखिएगा, सही जवाब है एडवर्ड जेनर। कौन? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने मतलब कि अगर बात करें तो 1796 में सर्वप्रथम टीकाकरण की शुरुआत की थी। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो आपको मालूम है एडवर्ड जेनर, सी ऑप्शन। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। 156, देखिए, जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? सही जवाब है पोलियो का टीका, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जोनास साल्क एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणु शास्त्री थे। इन्हें पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। 157, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए, अगर बात करें तो फेल्डमैन, मोलिस, टेमिन और बाल्टीमोर, अर्बर और स्मिथ, ये सभी वैज्ञानिक हैं। इनकी उपलब्धियां क्या है, इसके साथ मिलान करना है। जैसे अर्बर और स्मिथ, इन दोनों की उपलब्धि है अंतः आकेंद्रण का पता लगाना। ठीक है। दूसरा, फेल्डमैन का जो उपलब्धि है वह है फेल्डमैन का एग्रोबैक्टेरियम युक्त पारजीनी पादपों का विकास किया। मोलिस, इनका जो उपलब्धि है पॉलीमरेज श्रृंखलित प्रतिक्रिया का पता लगाया। और टेमिन तथा बाल्टीमोर, इनका जो मतलब की उपलब्धि है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अर्बर और स्मिथ का जो उपलब्धि है अंतः आकेंद्रण का पता। फेल्डमैन का उपलब्धि है एग्रोबैक्टेरियम युक्त पारजीनी पादपों का विकास। मोलिस का उपलब्धि है पॉलीमरेज श्रृंखलित प्रतिक्रिया का पता लगाना।
टेमिन और बाल्टीमोर की उपलब्धि है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाना। 158 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, अगर बात करें तो फ्रांसिस कॉलिंस का संबंध मानव जीनोम चित्रण से है। सर्जी ब्रिन का संबंध गूगल खोज यानी सर्च इंजन, और जिमी वेल्स का संबंध विकिपीडिया से है। यानी डी ऑप्शन सही जवाब है, यानी सही सभी सही उत्तर हैं। अमेरिकी चिकित्सा एवं जीनी विज्ञान या वैज्ञानिक जीन वैज्ञानिक फ्रांसिस कॉलिंस व्याधिग्रस्त जीनों की महत्वपूर्ण खोज और मानव जीनोम चित्रण के लिए इनके नेतृत्व के लिए ये जो है विख्यात रहे, प्रसिद्ध रहे। सर्जी ब्रिन रूसी मूल के अमेरिकी उद्यमी हैं। इन्होंने लैरी पेज के साथ मिलकर गूगल यानी सर्च इंजन गूगल की जो है स्थापना की। जिमी डोनाल्ड वेल्स विकिपीडिया के ये जनक हैं, यानी सभी सही है। 159, किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तित किया? किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तित किया? सही जवाब है डटन, यानी डी ऑप्शन, सॉरी डेविस, बी ऑप्शन सही जवाब है। डेविस, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अपवर्तन चक्र को विलियम मॉरिस डेविड नामक वैज्ञानिक ने परिवर्तित किया था। मृदा अपवर्तन, जिसमें तेज वायु, तेज बहते हुए जो कह सकते हैं कि जल, इन सभी से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह अपने स्थान से हट जाती है। कृषि के लिए यह अत्यंत ही हानिकारक है। भारत में उपजाऊ भूमि का काफी भाग मृदा अपरदन के कारण प्रतिवर्ष बंगाल के खाड़ी में पहुंच जाता है। प्रश्न संख्या 160, देखिए, ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं किसके लिए? ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पौधों के वृद्धि दर को नापने के लिए ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, एक लाइन याद रखिएगा, ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग पौधों के वृद्धि नापने में किया जाता है। 161, लातीनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? लातीनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले, मिश्रित ब्लड वाले व्यक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, सही जवाब है मेस्तीजो। मेस्तीजो कहते हैं। यूरोपियन और इंडियन दोनों के मिश्रण रक्त वाले जो व्यक्ति हैं, इनको मेस्तीजो कहते हैं। लातीनी अमेरिका में यूरोपीय तथा इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति मेस्तीजो कहलाते हैं। मेस्तीजो शब्द की उत्पत्ति यानी ओरिजिन रोमन भाषा से हुई है। लैटिन शब्द मिक्सटियस का अर्थ मिश्रित से है, यानी मिक्स्ड से है। 162, सौर प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। जो प्राचीन पत्थर है, शैल समूह है, इनकी एज का पता कैसे लगाते हैं, आयु कैसे आंकी जाती है? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम लेड विधि से। किससे? यूरेनियम लेड विधि, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यूरेनियम लेड विधि के द्वारा सौर प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्मों, मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का अंकन किया जाता है। 163, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त होती है। सही जवाब है जीवाश्म, ऑप्शन ए। 164 है, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, इसमें वार्षिक वलयों के संख्या के आधार पर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसमें वार्षिक वलयों के संख्या के आधार पर वृक्ष की आयु इसमें मौजूद वार्षिक वलयों या वृद्धि वलयों को गिनकर ज्ञात की जाती है, जो कि वलय के रूप में पौधों के तनों में पाए जाते हैं। प्रत्येक वार्षिक वलय या वृद्धि वलय 1 वर्ष के वृद्धि को संकेत करता है। 165, कथन ए, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। कारण आर, मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं।
इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्या दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, ठीक है, या दोनों में से कोई एक सही है? तो बताइए। देखिए अगर बात करें तो दोनों में से कोई एक सही है, यानी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। मृत्तिका मिट्टी के कणों का व्यास छोटा होने के कारण इसमें जल धारण की जो क्षमता है वो अधिक पाई जाती है, इसीलिए कथन ये सही है। मृत्तिका के कणों का आकार छोटा होने के कारण उसमें रंध्रकाश छोटे आकार के पाए जाते हैं, इसलिए कारण आर गलत है। 166, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? कुछ कारणवश यदि जो तितलियां हैं, बटरफ्लाई हैं, तितलियों की जो जाति है, इनकी संख्या में अगर बड़ी गिरावट होती है तो इससे संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? इनके संख्या में भारी गिरावट के जो परिणाम हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? याद रखिए, एक तो ये हो सकता है कि कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल सही, पहला जो है स्टेटमेंट सही है। और एक ये हो सकता है कि इसके कारण बड़े मकड़ियां, पंछियों की कुछ प्रजातियों की संख्या में या प्रजातियों की जो समष्टि है इसमें गिरावट हो सकती है, इनके संख्याओं में कमी हो सकती है। तो पहला तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती हैं। इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में लोअर मेंबर यानी निम्न सदस्य के रूप में जो है कार्य करती हैं। यह बड़े मकड़ी, पंछी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन भी है। तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 167। 167 में पूछा गया कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, सही जवाब है इकोर्निया। इकोर्निया एक जलीय पुष्प पादप है। यह विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है जो मूलतः अमेजन में पाई जाती है। भारत में इसे बंगाल का आंतक भी कहा जाता है। 168 नंबर जो प्रश्न है, लीवर फ्लूक पित्त वाहिनी में रहता है। लीवर फ्लूक पित्त वाहिनी में रहता है किसके? देखिए अगर बात करें तो लीवर फ्लूक पित्त वाहिनी में रहता है किसके? तो भेड़ के, यानी डी ऑप्शन। देखिए यकृत कृमि यानी लीवर फ्लूक भेड़, बकरी, सुअर आदि के यकृत की बड़ी बड़ी पित्त नलियों में पाए जाने वाला एक चपटा कृमि है जो कि संग प्लेटी हेल्थमनिस, ठीक है, प्लेटी हेल्मिनथीस के अंतर्गत आता है। इसका जीवन जो वृत्त है, जीवन जो सर्कल है बहुत जटिल और मतलब कि द्विपोषदीय होता है, जिसका द्वितीयक पोषद यानी होस्ट घेघा है। क्या है? जो घोंघा जो होता है, जो जलीय जीव होते हैं। यह कृमि एक द्विलिंगी जंतु है जिसमें मतलब कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, पर निषेचन होता है। 169 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? कोशिका दीवार, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जीवाणुओं की आंतरिक संरचनाएं समान परंतु बाह्य संरचना भिन्न भिन्न होती है। कोशिका दीवार की संरचना यानी सेल वॉल की संरचना, इसके अवयव तथा उसकी कार्य प्रणाली ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं को ग्राम निगेटिव जीवाणुओं से भिन्न करती है। 170 है, बेला संगमों में एक रंजित डाइनोफ्लैजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्प पुंज होते हैं। ये पुष्प पुंज कहलाते हैं, ब्लूम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेला संगमों में एक रंजित डाइनोफ्लैजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्प पुंज होते हैं। ये पुष्प पुंज कहलाते हैं लाल ज्वार। क्या कहलाते हैं? लाल ज्वार, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
देखिए अगर बात करें तो बेला संगमों में या बेला संगमों के जल में मौजूद विशेष शैवाल डाइनोफ्लैजेलेट की संख्या में अतिशय वृद्धि के कारण जीव विष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल का रंग लाल हो जाता है। अतः इससे व्युत्पन्न पुष्प पुंज लाल ज्वर यानी रेड जो है टाइड कहलाते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 171 नंबर है। पहला है कि साधारण नील हरित शैवाल अस्पाइरोगाइरा और इलोथ्रिक्स अलवणीय जलाशयों तथा महासागरों दोनों में ही पाए जाते हैं। दूसरा, गिरगिट एक आंख से आगे की ओर और उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है। इन दोनों में से जो कथन सत्य है वो कौन सा है? इसमें जो दूसरा कथन है उसको गौर से देखिए। दूसरा कथन, गिरगिट जो है एक आंख से आगे की ओर और उसी समय एट टाइम क्या करता है वो उसी आंख से मतलब कि मतलब एक आंख से आगे की ओर और अपनी दूसरी आंख से उसी समय उसी वक्त पीछे की ओर भी देख सकता है। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। अस्पाइरोगाइरा एक शैवाल है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसे पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है क्योंकि यह तालाब में अक्सर देखने को मिलता है। यह बहुत तेजी से जो है विकसित होता है, अतः कुछ ही समय में पूरे तालाब में इस तरह से यह फैल जाता है कि तालाब का पानी हरा दिखाई पड़ता है। अस्पाइरोगाइरा मुख्यतः स्थिर या गतिहीन स्वच्छ जल में पाया जाता है, जबकि यूलोथ्रिक्स मुख्यतः मंद गति से बहने वाले स्वच्छ जल में पाया जाता है। गिरगिट एक सरीसृप जंतु है जिसकी आंख की विशेषता होती है कि एक ही समय में एक आंख से आगे की ओर दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है। इसके अलावा यह आवश्यकता अनुसार अपने शरीर की त्वचा का रंग भी बदल सकता है। 172 है कवक मूल्य। कवक मूल्य जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में क्या होता है? कवक मूल के द्वारा पौधों में क्या होता है? सूखे का प्रतिरोधन करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है, पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है और रोगग्रस्त से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा देखिए अगर बात करें तो माइकोराइजल एक विशेष प्रकार के मृदा कवक है जो पौधों के जड़ों के साथ सहजीवी संबंधी पारस्परिक संबंध कायम करते हैं। इन कवकों के कृषि योग्य भूमि में समावेशन से कम पोषक तत्वों वाली भूमि में भी फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। ये कवक पौधों के जड़ों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवों से भी रक्षा करते हैं। इन कवकों के द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने की, पीएच के अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता भी आ जाती है। 173 है निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव सेल प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी की बातें होती है? तो किस जैव सेल यानी बायोरॉक टेक्नोलॉजी की जो बातें होती हैं किसमें किस एक में होती हैं? तो याद रखिएगा क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली, कोरल रिफ्स के बहाली के मतलब की संदर्भ में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जैव सेल या कह सकते हैं कि जो बायोरॉक जो टेक्नोलॉजी है, जैव सेल जो प्रौद्योगिकी है, एक ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत समुद्री जल में सुरक्षित स्तर की कम वोल्टेज वाली विद्युत धाराओं को प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप समुद्री जल में घोलित विभिन्न खनिज व लवण क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं तथा प्रवाल भित्तियों की संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इस तकनीक की सहायता से क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित किया जाता है। 174 पाद पालय एक सुविधा है। तो बताइए पाद पालय एक सुविधा है किसका? नियंत्रित परिस्थितियों में पौधा को उगाने के लिए, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर बात करें तो पाद पालय एक सुविधा है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधा को उगाने के लिए। पॉली हाउस का प्रयोग किया या किसके लिए किया जाता है? पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? पौधों को उगाने के लिए पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए।
पॉली हाउस पॉलीथीन के द्वारा निर्मित एक सुरक्षात्मक जो है छाया है, जिसका उपयोग उच्च उपयोगिता के कृषि उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। पॉली हाउस में उत्पादित फसलें जो है तेज गर्मी, धूप, ओला, तेज हवाओं आदि से सुरक्षित रहती है। 176 अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? सही जवाब है खरगोश से, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त की जाती है। अंगोरा बकरे से मोहेयर प्राप्त होती है, मोहेयर। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है किससे? सेम प्रश्न सेम जवाब। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? सशक की एक प्रजाति से, यानी सही जवाब है सी ऑप्शन, खरगोश के बाल से। 178 है, कुछ समुद्रीय जंतु और कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? कुछ समुद्रीय जंतु और कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस परिघटना को बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनिसेंस कहते हैं, यानी बी ऑप्शन। नाम थोड़ा सा अटपटा है, एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, याद आ जाएगा। समुद्रीय प्रकृति में बहुत से जीव और कीट स्वयं जो है प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्राणियों के द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता को जीव दीप्ति कहते हैं, बायोल्यूमिनिसेंस कहते हैं। इन जीवों के शरीर में फोटोफोर नामक अंग में एंजाइमों और प्रकाश उत्पादक तत्व के मध्य जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा यह प्रकाश उत्पन्न होता है। जीवों के द्वारा यह उत्पन्न प्रकाश उष्मा रहित होता है। 179 है, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ है, जिनके लिए आवश्यक है। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ है, जिनके लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है आप बताइए। देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब कि अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी, अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी, यानी डी ऑप्शन। हरित क्रांति का संबंध फसलों उत्पादन से है। इसमें अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्म के बीज, अधिक उर्वरक और अधिक पानी के उपयोग से फसलों उत्पादन में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। अगर बात करें तो हरित क्रांति शब्द जो है सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था 1968 में। नॉर्मन ई बोरलॉग के प्रोत्साहन और प्रेरणा और श्रीमती इंदिरा गांधी, सी सुब्रमण्यम, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इत्यादि के प्रयासों से भारत में किसानों को उच्च उत्पादन किस्में उपलब्ध कराने का यह कार्यक्रम जो अस्तित्व में आया। 180 है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। जैसे हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको मालूम है हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है, यानी ए का सेकंड। श्वेत क्रांति आपको मालूम है, श्वेत क्रांति दूध एवं दुग्ध उत्पादन। पीत क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको मालूम है पीत क्रांति का संबंध तिलहन से है। और नीली क्रांति मत्स्य एवं एक्वाकल्चर से है, यानी सही जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है, श्वेत क्रांति का दूध एवं दूध उत्पादन से है, पीत क्रांति का संबंध तिलहन से है और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य एवं एक्वाकल्चर से है। 181 हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था, मुख्य फसल कौन सा था? हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो याद रखिएगा सही जवाब है मैक्सिकन गेहूं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 1970 के दशक में कहां पर, भारत में 1970 के दशक में भारत में उच्च उत्पादक बीज प्रजातियों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई और इसको हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इस वृद्धि को उर्वरक और बीज तथा सिंचाई के उपयोग से कृषि के उत्पादन में, मतलब कि अनिश्चित रूप से जो है, या कह सकते हैं कि अत्यधिक वृद्धि हुआ और इस वृद्धि को हरित क्रांति कहा गया। इसका श्रेय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग और स्वामीनाथन। इसमें मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र में जो है
या इन केंद्रों से मंगवाया गया था। 182 है, धान के पौधा उगाने की डैपाक विधि विकसित हुई थी, कहां पर? डैपाक विधि जो है कहां पर विकसित हुई थी? और यह विधि धान के पौधा उगाने की विधि है। सही जवाब है फिलीपींस में, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। धान के पौधा उगाने की डैपाक विधि फिलीपींस में विकसित हुई थी। 183, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की जो किस्म थी वो कौन सी थी? भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की जो किस्म थी वो कौन सी थी? तो याद रखिएगा जया, बी ऑप्शन। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म जया थी, जो चावल अनुसंधान निर्देशालय के द्वारा विकसित की गई थी। 184, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? सही जवाब है पर्ण, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पौधों में फूल बनने का उद्दीपन पत्तियों के द्वारा ग्रहण की जाती है। 185, मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग में आने वाली जो कीटभक्षी मछली है वो कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। सही जवाब हो जाएगा गैम्बूसिया। गैम्बूसिया, गैम्बूसिया ताजे पानी की मछली की एक प्रजाति है। यह मैक्सिको के खाड़ी के जल विभाजक के जो है अंतर्गत पाई जाती है। गैम्बूसिया फिश एक ऐसी मछली है जिसे तालाबों और कुओं में छोड़ देने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। उनके लार्वा अंडे को खा जाती है। इसके अलावा भोजन जो है पानी में जमने वाली काई, पानी में मरे जीव, हाइड्रिला पौधा इत्यादि के माध्यम से जो है करती है, अपना भोजन जुटाती है। 3-5 सेंटीमीटर लंबी यह मछली मच्छर के अंडे और लार्वा को चट करके लोगों को डेंगू और मलेरिया जैसे घातक बीमारियों से जो है राहत दिलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 186, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ देने से मच्छरों को नियंत्रित करने में काफी मदद मिलती है? वह कौन सी मछली या केकड़ा या डॉगफिश है या घोंघा है कि तालाब या कुआं में छोड़ देने से मच्छरों को नियंत्रित करती है? तो वह है आपका गैम्बूसिया फिश, सी ऑप्शन। 187 है, सक्रिय उपर्जित असंक्रामता किसके उत्पादन का परिणाम है? सक्रिय उपर्जित असंक्रामता किसके उत्पादन का परिणाम है? तो एंटीबॉडीज, ऑप्शन ए। शरीर में सक्रिय उपार्जित असंक्रामता एंटीबॉडीज के उत्पादन का परिणाम है। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं जो कि संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं तथा शरीर में लिम्फोसाइट्स से निर्मित होते हैं। 188, नए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 के उद्देश्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर निम्न कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन से सही हैं। इनमें कौन से सही हैं? 4 स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात करें तो जैसे पहला है, विद्यमान भौतिक और बौद्धिक स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग, बिल्कुल सही। दूसरा है, नवीन परिवर्तनीय प्रौद्योगिकी का विकास, प्राकृतिक संकटों को कम करने और उनसे निपटने के लिए पद्धति और प्रौद्योगिकी का विकास, बौद्धिक संपत्ति का प्रबंध, यानी ये सभी सही हैं, डी ऑप्शन, यानी सभी चारों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और नई पहलों को दिशा देने के लिए बेंगलुरु में 90वीं यानी 90वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान 3 जनवरी 2003 को नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2003 की घोषणा की गई। ठीक है, तो इस नीति में मौजूदा भौतिक और ज्ञान संसाधनों के उचित इस्तेमाल, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन और उनसे उबरने के लिए नव प्रवर्तन तकनीकों और प्रणालियों के लिए जो है तकनीक और प्रणाली, इनके विकास, बौद्धिक संपदा के सृजन और प्रबंधन का तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभों और उपयोगों के बारे में आम जनता के बीच जागृति पैदा करना, उनमें जो है समझ विकसित करना और रूपरेखा बनाई गई। इसके लिए तो उनमें अवेयरनेस लाने के लिए रूपरेखा बनाई गई है। 189 है, तंबाकू और इसके उत्पादन के बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन है? तंबाकू और इसके उत्पाद पर बिक्री पर जो पाबंदी लगाने वाला पहला देश है वह है आपका भूटान।
2004 में तंबाकू और इसके उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगाकर ऐसा करने वाला भूटान विश्व का पहला देश बना था, दिसंबर 2004 में। 190 है, निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? वह कौन सा ग्रह है जो जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा अगर बात करें तो आपका मंगल ग्रह, यानी ऑप्शन ए। हाल ही में साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार नासा के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के सतह के नीचे लवणीय जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लवणीय जल में इतनी ऑक्सीजन उपस्थित है जो सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए पर्याप्त होगी। इसके पूर्व शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर पहली बार एक विशाल भूमिगत झील को खोजने की दावा भी किया था। 191 सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, यानी सी ऑप्शन, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रकार्यों को नियंत्रित करती है। अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 192 चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ बनाया है जो दलहनी फसलों के पुष्पों के झड़ने के प्रतिशत को कम कर सकता है ताकि दालों का उत्पादन बढ़ सके। वह कौन सा पदार्थ है? चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक नया पदार्थ बनाया जो दलहनी फसलों के पुष्पों को झड़ने के प्रतिशत को कम कर सकता है ताकि दालों का उत्पादन जो है बढ़ सके। वह कौन सा पदार्थ है, आप बताइए। ठीक है, टीभा का पूरा TIVA, टीभा का पूरा नाम है टोटल इंट्रावेंस एनेस्थीसिया। अगर बात करें टीभा, देखिए ऑप्शन जो है थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको छोड़ते हैं और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टीभा पूरा नाम है टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। इसका उपयोग शल्य चिकित्सकों के द्वारा रोगियों के निश्चेतक में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 193 सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है। सच्चा न्यायोचित जो विश्वास है अक्सर कहा जाता है। सी ऑप्शन, ज्ञान को सच्चा न्यायोचित विश्वास कहा जाता है। प्लेटो के ज्ञान मीमांसीय सूत्रीकरण के अनुसार ज्ञान की सच्चा न्यायोचित विश्वास है न्यायोचित, न्याय रूप से। हम केवल इस बात पर जोर दे सकते हैं कि एक विश्वास एक ज्ञान है, यदि उसे उचित ठहराया जाए तो यह सच हो सकता है। ज्ञान जो हमें विद्यालय से मिलता है क्या कहलाता है? वह ज्ञान जो हमें विद्यालय से मिलता है, स्कूलों से मिलता है, कहलाता है अर्थगत स्मृति। वह ज्ञान जो हमें विद्यालय से मिलता है वह जो है अर्थगत स्मृति कहलाता है, क्योंकि अर्थगत स्मृति वह है जो मनुष्य को उसकी बाल्यावस्था में विभिन्न तथ्यों को स्मरण करने में सहायक होती है। यह स्मृति विद्यालय में प्राप्त ज्ञान से भी संबंधित है। 195 है सूचनाओं के प्रक्रमण के समय व्यक्ति के मस्तिष्क में जो मानसिक क्रिया चलती है उसे क्या कहते हैं? सूचनाओं के प्रक्रमण के समय व्यक्ति के मस्तिष्क में जो मानसिक क्रिया चलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चिंतन। सूचनाओं के प्रक्रमण के समय व्यक्ति के मस्तिष्क में चलने वाली जो मानसिक क्रिया है इसको थिंकिंग कहते हैं, चिंतन कहते हैं। यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति किसी बात के बारे में सफलतापूर्वक विचार करता है तथा विभिन्न संदर्भों के परस्पर संबंधों को जोड़ते हुए किसी तथ्य पर अपनी साझा जो है बनाता है। इसी के साथ आज का सेशन पूरी तरह से समाप्त होता है। साइंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कमेंट करके बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। किसी भी प्रश्न में किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो आप हमें टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके हमें कन्वर्सेशन हमसे कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो के कमेंट में जो कमेंट बॉक्स है वहां पे जाइए वहां पर जाकर आप कमेंट कीजिए जो भी डाउट है, जो भी कुछ पूछना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।